नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पे ब्रिक वर्क की गई है और ब्रिक वर्क करने के बाद रेनफोर्समेंट को बाइंड किया गया है। रेनफोर्समेंट के बाद कवर ब्लॉक भी आपको दिख रहा है और कवर ब्लॉक के साथ साथ यहाँ देख सकते हैं कि ऑफसेट भी छोड़ा हुआ है जो ब्रिक वर्क में दिखाई दे रहा है। क्या है दोस्तों, क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसके साथ साथ आपको दो तरीके और पता चलने वाले हैं कि किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आपके पास ब्रिक वर्क पहले से की जा चुकी होती है, जब आपको लगता है कि नहीं ब्रिक वर्क मैंने कर दिया है, आगे आपको घर को एक्सटेंड करना पड़ता है। कभी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है कि वहां पे आपको कॉलम क्रिएट करना पड़ता है, जैसा कि इस पिक में दिखाई दे रहा है आपको कि रेनफोर्समेंट ऑलरेडी बंधी हुई है, स्टिरप्स बंधे हुए हैं और वर्टिकल रेनफोर्समेंट आपको कितने डाया कर रखना है, आपको कहां कहां से टाई लेना है। आप ये मेथड दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। पहली, जहां पे भूकंप जोन बिल्कुल लीस्ट हो, जहां पे बिल्कुल कम भूकंप आता हो और जहां आपको अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उस कंडीशन में आपको ब्रिक वर्क के साथ क्या करना है, या फिर जब आप कॉलम रेडी करेंगे तो कॉलम की रेनफोर्समेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, कंक्रीटिंग कैसे करना है, कौन सी बातों को ध्यान देना है। और ये वीडियो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है दोस्तों। जैसे घर तो सबका बनता है और जो घर बनाने जा रहे हैं अपने उनके लिए भी, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी, और जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज साइट की लेना चाह रहे हैं ये उनके लिए भी। तो वीडियो जरूर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से वॉल का एक एलिवेशन दिखाया गया है। एलिवेशन मीन्स जो आपको सामने से दिखता है, जिसमें देखिए यहाँ पे कुर्सी तल भी दिख रहा है। कुर्सी तल मीन्स जो प्लिंथ लेवल है, यहाँ पे ये ऑफसेट क्या दे रखा है और रेड लाइंस क्या हैं जो कि यहाँ पे मार्क किया जा चुका है। उसके लिए आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी है। यहाँ एक सेक्शन दिखाया हुआ है कि वर्तमान दीवार में छेद कर ग्राउट किए गए 2 नंबर 16 डाया टोर बार। अब यहाँ टोर क्या लिखा हुआ है या फिर कैसे इसको यूज करना है, ये मेथड आपको पता चलने वाला है। अब जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए कि पहले ब्रिक वर्क आपकी की जा चुकी है, मान लेते हैं कुछ दूर तक आपने ब्रिक वर्क कर दिया है, बाद में आपको यहाँ से कॉलम स्टैंड करके बाकी अदर्स यहाँ से अलग एक फ्लैट बनाना हो या फिर आपको अलग स्ट्रक्चर बनाना हो। जैसे होता क्या है कि कभी कभी गांव में ज़्यादातर केसेस आते हैं कि बड़ी सी एक ग्राउंड हो गई और पहले आपने आधे में घर बनाया हुआ है ऑलरेडी, और फिर आधे के बाद जब आपको एक्सटेंड करना है तो उस समय ब्रिक वर्क से कॉलम को कैसे टाई करेंगे इन अर्थक्वेक जोन वाले एरिया में, जिससे कि आपका घर भी मजबूत होगा और बिल्कुल ब्रिक वर्क भी मजबूत होगी जो आपकी पुरानी की हुई है। अब इसके लिए सबसे पहला आपको क्या काम करना है दोस्तों, कुर्सी तल, लिंटल तल, ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं पुराने वाले वॉल में। पुराने वाले वॉल में आइडेंटिफाई करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट जो स्टेप है, फिर दोनों के बीच में 6 से 800 mm की डिस्टेंस पे आपको मार्किंग कर देनी है पुराने वाले वॉल में। अब मार्किंग इस हिसाब से करनी है दोस्तों कि जो ब्रिक वर्क मान लीजिए 9 इंच की थिकनेस रहती है, 9 इंच से लगभग आपको कम से कम 50 to 75 mm दोनों साइड से एज को रखना है और मार्क कर देना है 2 होल को, और होल को 1 मीटर की डेप्थ तक ड्रिल करना है। मींस आप पुराने वाले वॉल में, एग्जांपल के लिए यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से पुरानी ब्रिक वर्क को किया गया है और कॉलम की रेनफोर्समेंट खड़ी की गई है जो कि अभी किया जाएगा। अब यहाँ होता क्या है कि मान लीजिए यदि पुरानी वॉल है आपके पास तो पुरानी वॉल मैक्सिमम 9 इंच की होती है। अब 9 इंच से होना क्या चाहिए कि आपको 2-2 इंच दोनों साइड से छोड़ना है दोस्तों, और दोनों साइड से छोड़ने के बाद जो गैप बचेगा उसमें आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। और मार्किंग करने के बाद मार्केट में बहुत सारे ऐसे ड्रिल बिट हैं जो कि आपको 3 फीट क्या 5 फीट तक भी ड्रिल करके दे सकते हैं। उस तरह की ड्रिल मशीन आपको लानी है और यहाँ पे ड्रिल करना है। दोनों होल को ड्रिल करने के बाद आप कम से कम 3 फुट तक ड्रिल करेंगे, और 3 फुट मीन्स लगभग 1 मीटर। और ड्रिल करने के बाद आपको 16 डाया बार यूज करना है। अब रेनफोर्समेंट यूज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले उसको एल शेप में तैयार करना है। कैसे बेंडिंग करनी है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, फिर कि कैसे कटिंग करते हैं, कैसे बेंडिंग होती है। अब एल शेप में बेंड करने के बाद जो आपने ड्रिल किया है उस होल में आपको जो स्ट्रेट पोर्शन है उसको एम्बेडेड कर देना है, मीन्स घुसा देना है, और जो एल पोर्शन आएगा वो कॉलम में डाउन की तरफ आपको रखना है। और प्लिंथ लेवल पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि नई वॉल के साथ प्लिंथ लेवल पे कैसे बॉन्डिंग होती है, प्लिंथ लेवल को साथ साथ करना है।
यदि मान लेते हैं कि आपके पास लिंटल बीम जो पुरानी वॉल की थी वो किया हुआ है, तो लिंटल बीम पे भी सेम ड्रिल करके रेनफोर्समेंट आपको देनी है दोस्तों। देने के बाद एल को नीचे रखना है और फिर प्रेशर ग्राउट से उस पूरे होल को फील कर देना है। और उस प्रेशर ग्राउट के फील होने के बाद आप मैनुअल पढ़ सकते हैं कि कितनी देर में उसको सेट होना है, उतनी देर तक उसको जरूर छोड़ दें। उसके बाद फिर आप अपना कंक्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ आपके मन में आएगा कि खर्चा कितना बचा सकते हैं। आप बहुत खर्चा बचा सकते हैं दोस्तों। होता क्या है कि नॉर्मल जो पुरानी वॉल होती है कभी कभी आपको तोड़ना पड़ता है, तो ये जो मैंने मेथड बताया है इसमें आपको बिना तोड़े जो खर्चा ब्रिक वर्क तोड़ने और आपके मटेरियल को लगाने और फिर उसको जुड़ाई करने में लगेगा, उससे बहुत ही कम खर्चा आपका ड्रिल करके उसको टाई करने में लगेगा। तो कॉस्टिंग के मायने से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कितना किफ़ायती है। और फिर कॉलम को साथ में आपको कंक्रीट करना है, तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और ये दोनों में फ़ायदा करता है। जब अर्थक्वेक जोन में आपका घर बनता है तब आपको ये फ़ायदा करता है कि सारे ब्रिक वर्क को एक साथ, और जो कॉलम है दोनों में बॉन्डिंग बनती है और ये अर्थक्वेक जोन को ज़्यादा ही रेजिस्ट करता है, मीन्स प्रतिरोधक क्षमता इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ड्रिल आपने मान लिया कि 3 फुट का कर दिया, आपने 1 मीटर डेप्थ तक ड्रिल कर दी। और ड्रिल करने के बाद आपको कम से कम 2 नंबर 16 डाया टॉर बार यूज करना है दोस्तों। जैसे सिंपल बार आपको यूज नहीं करनी, जैसे बहुत पुराने ज़माने में आते थे कि Fe250 जो ग्रेड होते हैं स्टील के, आपको ग्रेड हायर यूज करना है Fe415 से अबव। आप ये दोनों लेने के बाद अब यहाँ पे होता क्या है कि स्टील को कैसे बेंड करते हैं। स्टील को एल शेप में आपको बेंड करना है दोस्तों। और एल शेप में बेंड करने के साथ साथ आपको कॉलम में हॉरिजॉन्टली रिप्लेस करना है। हॉरिजॉन्टली रिप्लेस करने के बाद जो एल पोर्शन होगा वो बोथ साइड डाउन की तरफ होगा। अब ड्रिल करने के बाद आपने रॉड लेइंग कर दिया। रॉड लेइंग के बाद आपको छेद में प्रेशर ग्राउट करना है दोस्तों। प्रेशर ग्राउट के लिए मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कैसे करते हैं, कौन से मटेरियल यूज करते हैं। और जो नए हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एपॉक्सी का ग्राउट आता है या फिर नीटो बॉन्ड का ग्राउट मटेरियल आता है, जिसको आपको मिक्स करके, वहाँ पे 2 केमिकल्स होते हैं जिनको मिक्स करके प्रेशर के थ्रू इस होल में इंजेक्ट किया जाता है। और जब पूरी तरह से फील हो जाता है ये होल, तो वो अपने आप कुछ देर बाद इतना ज़्यादा सेट हो जाता है दोस्तों कि यदि आप हाइड्रा से भी इस रेनफोर्समेंट को फिर खींचेंगे तो आपकी ब्रिक वर्क टूट जाएगी लेकिन रेनफोर्समेंट नहीं खींचेगा। तो उस तरह के केमिकल से आपको ग्राउट कर देना है। और ग्राउट करने के बाद जब आपने देख लिया कुर्सी तल पे भी आपने कर दिया है, बीच में भी कर दिया है, लिंटल बीम पे भी कर दिया है, तब आप कॉलम की रेनफोर्समेंट को रखें और कॉलम की रेनफोर्समेंट को बकायदा जैसे नॉर्मल आप बाइंड करते हैं उस तरह से बाइंड करते चले। अब कॉलम की रेनफोर्समेंट को प्रॉपर पूरा तैयार कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है कि जो नई दीवार जिधर से आप जोड़ेंगे, हो सकता है कि आप जो कॉलम बना रहे हो वहां पे पुरानी वॉल यदि इस तरह से आ रही हो तो नई वॉल को एल शेप में या तो आपको बनाना हो या फिर आपको चारों तरफ से क्रॉस सेक्शन बनाना हो। ये 2 सिचुएशन, यदि क्रॉस सेक्शन बनाना हो तो सबसे क्रिटिकल सेक्शन यही है और इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे करना है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शन के लिए इधर भी वॉल आएगी और इधर भी वॉल आएगी, तो इस कंडीशन के लिए जहां भी आपको नई वॉल आनी है उसका प्लिंथ लेवल का रेनफोर्समेंट कॉलम में तो एम्बेडेड होगा ही। किस तरह से होगा, दोनों की जो एल बनाएंगे वो भी इस तरह से सेम आपको नीचे ऊपर की तरफ, मीन्स जो टॉप रेनफोर्समेंट है वो डाउन की तरफ होगा कॉलम में और जो बॉटम रेनफोर्समेंट है वो अप की तरफ होगा। इस तरह से रखते हुए आप फिर जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जैसे देख सकते हैं कि थोड़ा सा फ्लैट निकालना पड़ता है या फिर कंक्रीट का एक ऑफसेट निकालना पड़ता है कॉलम से। ये नई ब्रिक वर्क को मजबूती देने के साथ साथ ये कॉलम और ब्रिक वर्क की जो वॉल है उसमें अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, जो अर्थक्वेक के समय हमें फायदा करता है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ग्राउट करेंगे, ग्राउट करने के करीब 1 या 2 घंटे बाद जब आप ग्राउट मटेरियल यूज करेंगे उसमें प्रॉपर लिखा रहता है प्रिकॉशंस में कि कितनी देर बाद आपको कंक्रीटिंग करनी है या फिर कितनी देर बाद दूसरा उस पर जो स्टील आपने डाला है उसमें लोड देना है या कुछ स्ट्रक्चर को ज्वाइंट करना है। ये बातें आप वहाँ ज़रूर देख लें और फिर इसी के हिसाब से नए में जो वॉल बनेगी उसमें प्लिंथ बीम की आप कंक्रीट कर सकते हैं और लिंटल बीम की कंक्रीट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्यूरिंग का भी ध्यान रखना है कि जो भी आप कंक्रीट करेंगे या ब्रिक वर्क करेंगे प्रॉपर कम से कम 7 डेज की क्यूरिंग तो आपको ज़रूर करनी है, जिससे आपकी ब्रिक वर्क भी मजबूत होगी और जो वर्क किया हुआ है वो अच्छा होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।